बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट्स। इसको हमने कुछ डिस्कस कर लिया था, थोड़ा सा हिस्सा इसका हमने डिस्कस कर लिया था। मज़ीद कुछ हिस्सा जो है वो मौजूद है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके हवाले से हमने बात शुरू की थी कि जो एनिमल्स हैं दे लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। वो मुख्तलिफ़ जगहों पर रहते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे रहते हुए वो अपने अंदर मुख्तलिफ़ एडाप्टेशंस करते हैं, चेंजेस लेकर आते हैं। इस तरह की चेंजेस कि उनको आसानी रहे अपने जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सक्रीट आउट करने में। तो जिस तरह का हैबिटेट होगा उसी से रिलेटेड जो है जो अप्रोप्रिएट या रेलेवेंट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जिसको जिस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट किया जा सकता है, फिर उस किस्म की वो एडाप्टेशन जो है वो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्टार्ट किया था, पहले ग्रुप के हवाले से हमने बात की थी कि फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स वो हैं विच हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, जिनको बहुत ज़्यादा वाटर यानी वाफर मिकदार में पानी जो है वो मुयस्सर है। तो उसके लिए हमने क्या बात की थी? हमने ये कहा था कि ये जो एनिमल्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल है, दे एक्सक्रीट देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ये अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं। अमोनिया जो है ये हाईली टॉक्सिक होता है, हाईली सॉल्युबल होता है, बहुत ज़्यादा ये नुकसानदेह होता है। तो इसको फौरी तौर पर बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाना ज़रूरी होता है, लेकिन अमोनिया को अमोनिया की फॉर्म में ही एक्सक्रीट आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। कितना वाटर चाहिए? इन ऑर्डर टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया इट रिक्वायर्स 500 ml ऑफ वाटर। 500 ml ऑफ वाटर चाहिए। तो ज़ाहिर है ये जो ग्रुप है इनको बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल होता है, तो ये बड़ी आसानी से अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं। फिर बच्चों हमने ये रेस्ट्रिक्टेड वाटर सप्लाई का एक ग्रुप जो है एनिमल्स का, इनके हवाले से बात की थी कि वो एनिमल्स भी हैं जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे वाटर की सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी वाटर बहुत ज़्यादा उनको मुयस्सर नहीं है, महदूद वाटर जो है, महदूद पानी की सहूलत उनको हासिल है। तो ये जो एनिमल्स हैं इसमें हमने कहा था कि इसमें एम्फीबियंस भी शामिल हैं, मैमल्स भी शामिल हैं, अर्थवॉर्म, मुख्तलिफ़ तरह के एनिमल्स, कुछ वो शार्क्स और फिशेस का भी एक ग्रुप है वो भी इसके में मौजूद है। तो ये सारे क्या करते हैं? अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को बच्चों किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं? यूरिया की फॉर्म में। यूरिया की फॉर्म, बिकॉज इन ऑर्डर टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया इट रिक्वायर्स ओनली 50 ml ऑफ वाटर। तो इतना एक वाटर इनको अवेलेबल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो यूरिया है ये यूरिया बनता कैसे है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर वो एनिमल्स स्पेशली जो कि अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते, बल्कि वो अमोनिया को पहले यूरिया में चेंज करते हैं और फिर उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो वो यूरिया पहले प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम अमोनिया। तो वो किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं? एक साइक्लिक एक्टिविटी के ज़रिए से प्रोड्यूस करते हैं। उस साइक्लिक एक्टिविटी का नाम है बच्चों यूरिया साइकिल। उसको यूरिया साइकिल कहा जाता है। ये यूरिया साइकिल है जो आप देख रहे हैं। इसमें यहाँ से ये साइकिल स्टार्ट होता है, ऑर्निथीन यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑर्निथीन क्या है बच्चों? ऑर्निथीन एक प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर हम किसे कहते हैं? प्रीकर्सर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्रीवियस मेटाबॉलिक पाथवे के एंड पर बनता है और फिर न्यू मेटाबॉलिक पाथवे को इनिशिएट करने में हेल्प करता है, उसको प्रीकर्सर कहते हैं। तो ये ऑर्निथीन से ये साइकिल स्टार्ट होता है
ऑर्निथीन प्रिकर्सर का काम करता है। इस ऑर्निथीन में एक मॉलिक्यूल अमोनिया का, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का ये शामिल हो जाते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाता है? सिट्रुलिन। फिर ये जो सिट्रुलिन है इसमें कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, एंजाइमेटिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके नतीजे में सिट्रुलिन किस में चेंज हो जाता है? आर्जिनिनो सक्सीनेट में चेंज हो जाता है। फिर ये जो आर्जिनिनो सक्सीनेट है इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, तो आर्जिनिनो सक्सीनेट चेंज हो जाता है किस में? आर्जिनिन में। और फिर आर्जिनिन पर एक एंजाइम एक्ट करता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? आर्जिनेज। और ये जो आर्जिनेज है ये क्या करता है? इस आर्जिनिन की ब्रेकडाउन कर देता है, और ब्रेकडाउन करके क्या बनता है? यूरिया प्रोड्यूस होता है, और साथ ही एक और मॉलिक्यूल ऑर्निथीन का प्रोड्यूस हो जाता है। किसके तौर पर? प्रिकर्सर के तौर पर, ताकि नया मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो स्टार्ट हो सके। तो इस तरह से ये जो हमने दूसरे ग्रुप की बात की थी कि जिनको रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा पानी मुयस्सर नहीं है, वो फिर अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं। तीसरा ग्रुप जो है वो यहाँ पे मैंने लिखा एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। और ये जो ग्रुप है जिसको बहुत ही कम पानी अवेलेबल होता है, ख़ास तौर पे हमारे सहराई इलाके हैं या बहुत ज़्यादा ड्राई रीजन्स हैं जहाँ बारिशें वगैरह कम होती हैं, या बाहर जो नीम जंगलात हैं वहाँ पे रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल नहीं होता, बल्कि रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई भी हम नहीं कह सकते, हम कहते हैं एक्यूट शॉर्टेज, बहुत शदीद कमी होती है वाटर की। तो वो जो है अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। क्यों? इसलिए कि यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन ऑर्डर टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, इट रिक्वायर्स ओनली 1 ml of water. Only 1 ml of water is required in order to excrete 1 gram of nitrogen in the form of uric acid. तो जाहिर है इनके पास पानी की बहुत शदीद कमी होती है, तो इनको फिर यही सूट करता है कि ये अपने नाइट्रोजन वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर सके। ये बच्चों 3 ग्रुप हमने डिस्कस किए। पहला ग्रुप वो हमने डिस्कस किया जो कि पानी के अंदर रहता है, जिनको हर वक्त बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल होता है, और वो अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करता है। उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? एमोनोटीलिक कहते हैं, और उनकी जो एडाप्टेशन है उसको हम नाम देते हैं एमोनोटेली का। फिर दूसरा ग्रुप हमने डिस्कस किया कि जिनको रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर अवेलेबल होती है, यानी बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल नहीं होता, लेकिन तकरीबन मुनासिब जितना एक पानी उनको चाहिए वो अवेलेबल होता है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक, क्योंकि वो अपने नाइट्रोजन वेस्ट को यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। और उनकी एडाप्टेशन को क्या कहा जाता है? यूरियोटेली। और फिर तीसरा ग्रुप जो कि अपने नाइट्रोजन वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करता है, उन एनिमल्स को हम क्या नाम देते हैं? यूरिकोटेलिक। और उनके एडाप्टेशन को हम क्या कहते हैं? यूरिकोटेली। तो ये जो 3 एडाप्टेशंस हैं, इनमें ये जो दूसरी हैं दोनों सेकंड और थर्ड नंबर पे, यूरियोटेली और यूरिकोटेली, इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम नाम देते हैं इवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस का। इवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस का मतलब ये है कि प्रोसेस ऑफ चेंज
कि जब इवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा था, चेंजेस का प्रोसेस चल रहा था, तब ये अडाप्टेशंस प्रोड्यूस हुई। इससे पहले ये जो एमोनोटेली है ये ऑलरेडी मौजूद थी, ये इवोल्यूशनरी अडाप्टेशन नहीं है। ज़िंदगी का आगाज़ पानी में हुआ था और जो शुरू में फ़िशेस वगैरह थी, वर्टिब्रेट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स, उनको बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल था, तो उनके अंदर नेचुरली मोनोटेली वाली जो अडाप्टेशन है वो प्रोड्यूस हो गई थी। तो ये कोई बाद में इवोल्यूशन की वजह से होने वाली अडाप्टेशन नहीं है। लेकिन जो एनिमल्स पानी से निकलकर ज़मीन पर आ गए थे बाद में, उनको फिर ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पर रहना पड़ा और वहाँ पे रहने के लिए उनको अडाप्टेशंस करनी पड़ी। किसी ने यूरियोटेली को अडाप्ट कर लिया तो किसी ने यूरिकोटेली को अडाप्ट कर लिया। अब इससे आगे बच्चों हम ये देखेंगे कि जो मुख्तलिफ़ एनिमल्स हैं उनके अंदर ये जो प्रोसेस है एक्सक्रीशन का किस तरह से होता है। इनको हम कहते हैं एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हम क्यों कहते हैं कि मोस्टली साइंटिस्ट क्या करते हैं कि किसी जो बड़ा ग्रुप है कोई, तो उसमें से एक एनिमल को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको डिस्कस किया जाता है, उसके प्रोसेस को डिस्कस किया जाता है और उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर इस ग्रुप के एक मेंबर में ये प्रोसेस इस तरह से हो रहा है तो इस ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स हैं उनमें भी इस तरह से हो रहा होगा। तो इसमें साइंटिस्ट को भी आसानी हो जाती है, दूसरे लोगों को भी समझने में भी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे अब आगे जो इसी से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स, और इसमें सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स की बात की जा रही है। और इनवर्टिब्रेट्स में सबसे पहले किसकी बात हो रही है बच्चों? हाइड्रा की बात हो रही है। हाइड्रा आपको पता है किससे बिलोंग करता है? इनवर्टिब्रेट से बिलोंग करता है। तो वहाँ से ये बात स्टार्ट हो रही है एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, कि हाइड्रा में किस तरह से एक्सक्रीशन होती है। थोड़ा सा रिकॉल कर लें हाइड्रा को, ये हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि हाइड्रा जो है फाइलम निडेरिया से बिलोंग करता है, डिप्लोब्लास्टिक है, यानी इसके बॉडी सेल जो हैं दे आर अरेंज्ड इन 2 लेयर्स, आउटर इज एक्टोडर्म, इनर इज एंडोडर्म, एंड बिटवीन दीज 2 लेयर्स जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको मिसोग्लिया कहा जाता है। और फिर इसकी एक ही ओपनिंग है जिसको माउथ कहते हैं, दैट इज़ यूज्ड फॉर इंजेक्शन एज वेल एज इजेक्शन, दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होती है। और फिर हमने ये भी पढ़ रखा है कि इसका जो माउथ है दैट इज़ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। तो ये सारा स्ट्रक्चर आपके जहन में मौजूद होना चाहिए जब ये हाइड्रा को आप स्टडी कर रहे हैं। तो हाइड्रा जो है ये एक्वेटिक एनिमल है, हर वक्त पानी के अंदर रहता है। इसके पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, सिस्टम, ऑर्गन एक्सक्रीशन के लिए नहीं है, सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ये जो एक्सक्रीशन करता है अपने नाइट्रोजनस वेस्ट की, किस प्रोसेस से करता है? सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इट्स एक्टोडर्म रिमेन्स intact with water, and water also enters from its mouth into its digestive cavity, and it remains in contact with endoderm as well। जो एंडोडर्म है वो भी वाटर के साथ कांटेक्ट में रहती है, एक्टोडर्म भी वाटर के साथ कांटेक्ट में रहती है। तो हर वक्त कौन सा प्रोसेस चलता रहता है? डिफ्यूजन का प्रोसेस चलता रहता है। बॉडी के अंदर भी और बॉडी के बाहर भी वाटर मौजूद है, वही वाटर मौजूद है। इस वजह से इसको यहाँ पे नाम दिया गया है इस ऑस्मोटिक सराउंडिंग। तो इस ऑस्मोटिक सराउंडिंग जो है उसमें डिफ्यूजन का तो आपको पता है ना, मूवमेंट फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो जो फूड वगैरह मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो वाटर से मूव करके हाइड्रा के अंदर जाते रहते हैं। फिर हाइड्रा के अंदर कैटाबॉलिज्म होती है, ब्रेकडाउन होती है, मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो किस फॉर्म में आप बता सकते हैं? यकीनन आपके जहन में आ रहा होगा, बुक में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल है, प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल। तो ये अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करता है? अमोनिया की फॉर्म में, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो जिन एनिमल्स के पास पानी बहुत ज़्यादा होता है वो अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं। इसके बाद बच्चों एक और एनिमल का यहाँ पे जिक्र है, वो भी इनवर्टिब्रेट है, और वो है
प्लेनेरिया, एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा रिकॉल करें तो हाइड्रा के बारे में मैंने कहा कि जी ये फाइलम निडेरिया से बिलोंग करता है। तो अगर फाइला आपके ज़हन के अंदर मौजूद है, फाइलम सिंगुलर है, फाइला प्लूरल है, तो उसकी अगर आप उसका ऑर्डर देखें, तरतीब देखें, तो सबसे पहले ये आता है फाइलम पोरीफेरा, फिर आता है फाइलम निडेरिया जिससे हाइड्रा बिलोंग करता है, और इसके बाद अगला फाइलम जो है फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज़ है, जिसके एनिमल्स को कॉमनली फ्लैटवॉर्म्स कहा जाता है। तो ये जो प्लेनेरिया है उसी से बिलोंग करता है, और इसी वजह से कहा जाता है कि इट बिलोंग्स टू फ्लैटवॉर्म्स। ये फ्लैटवॉर्म से बिलोंग करता है, यानी उस ग्रुप का ये हिस्सा है, क्योंकि इसकी बॉडी भी फ्लैटेंड है, वाटर में रहता है, फ्री लिविंग है, पैरासिटिक नहीं है। हालांकि इस फाइलम के जो बाकी एनिमल्स हैं वो सारे पैरासाइट्स हैं, लेकिन सिर्फ ये एनिमल है प्लेनेरिया इस ग्रुप का जो कि पैरासाइट नहीं है बल्कि क्या है, फ्री लिविंग है। तो ये जो है ये अपनी एक्सक्रीशन किस तरह से करता है, इसके अंदर एक सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है ये मौजूद होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडियम। इसको कहा जाता है प्रोटोनेफ्रीडियम। सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जिसको प्रोटोनेफ्रीडियम कहा जाता है। प्रोटोनेफ्रीडियम को अगर डिफ़ाइन करना हो तो हम कैसे करते हैं कि अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स विद ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स। तो नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स है विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स, यानी इनकी इंटरनल ओपनिंग जो है वो नहीं होती, और ये नेटवर्क है क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स का, उसको प्रोटोनेफ्रीडियम कहते हैं। ये प्लेनेरिया के अंदर किस तरह से मौजूद है, ये थोड़ी सी डायग्राम जो है ये बना के हम देखते हैं कि ये प्रोटोनेफ्रीडिया जो है ये किस तरह से इस प्लेनेरिया में मौजूद है। तो ये ज़रा देखिएगा बच्चों, यहाँ पे यहाँ पे अगर आप बुक में डायग्राम देखते हैं तो वहाँ पे प्लेनेरिया की जो डायग्राम है उसमें प्रोटोनेफ्रीडिया को दिखाया गया है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड उसका स्ट्रक्चर जो है वो शो किया गया है। तो उसको ज़रा इजी करने के लिए, टू मेक इट इजी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हम ये करते हैं कि उसमें ये जो प्रोटोनेफ्रीडियम है उसको जो है हम इस तरह से सिंपल फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। सपोज़ करें कि ये एक सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर ये मौजूद है। दो अदद इसके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया मौजूद हैं, और ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया है इसके बारे में हमने क्या कहा कि नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स। और ये जो ब्रांचिंग सिस्टम है पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड है। इसके अंदर इंटरनल ब्रांचेस भी हैं, ये मैं थोड़ी सी बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, और एक्सटर्नल ब्रांचेस भी हैं। इसी तरह से इसमें भी इंटरनल ब्रांचेस भी हैं और एक्सटर्नल ब्रांचेस भी हैं। जो इंटरनल ब्रांचेस हैं, एट द एंड ऑफ इंटरनल ब्रांचेस दे आर कैप्ड बाय सेलुलर सेटअप नोन एज फ्लेम सेल। फॉर एग्जांपल ये इंटरनल ब्रांच है, तो इसके ऊपर जो है इस तरह का
एक सेल जो है वो मौजूद है जिसको फ्लेम सेल कहा जाता है। अब बुक में जो है यहाँ पे इस डायग्राम के साथ ही इस चीज़ को शो नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे हम शो करें ताकि आपको समझ आ जाए कि ये जितनी भी इंटरनल ब्रांचेस हैं इन सब के एंड पे इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है। और ये जो बाहर वाली ब्रांचेस हैं बच्चों, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको नेफ्रीडियोपोर कहा जाता है। और अगर हम देखें कि ये प्लेनेरिया में किस अंदाज से मौजूद हैं, तो आप जो है ये आप देख लें, ये प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है और इस प्लेनेरिया के स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से ये प्रोटोनेफ्रिडिया है। इन प्रोटोनेफ्रिडिया में जो इंटरनल ब्रांचेस हैं हर एक के एंड पे इस तरह का एक फ्लेम सेल है, और ये जो बाहर वाली ब्रांचेस हैं ये यहाँ सरफेस के ऊपर ओपन होती हैं। और किसके ज़रिए से ओपन होती हैं? एक पोर है, उस पोर को कहते हैं नेफ्रीडियोपोर। नेफ्रीडियोपोर। इससे आगे बच्चों मज़ीद कुछ इस हवाले से फ्लेम सेल के हवाले से बातें हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक जो है उम्मीद है आपको समझ आ गया हो गया। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।